हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NKY GK मास्टर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 1 का क्वेश्चन बैंक का 20-1-21 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ के प्रश्न को। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप अगर इस वीडियो क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे NKY GK मास्टर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि CP अनुपात SP दिया है 4:5, यानी कि क्रय मूल्य है 4 रुपया और विक्रय मूल्य है 5 रुपया। कोई वस्तु 4 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, यानी कि उसको लाभ हो रहा है। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है तो 4 रुपये से हो जा रहा है। कि बटे में हो जाएगा 4 और गुने में 100 तो ये कर देगा दोस्तों 25 बार में, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत आ गया 25%। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक टैंक में 2 इनलेट A और B है जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट C पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि 2 पाइप भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। यानी कि A भर रहा है 5 घंटे में और B भर रहा है 6 घंटे में। तो इसमें प्लस का चिन्ह होगा। एक तो तीसरा नल C जो है वो खाली कर रहा है 30 घंटे में, इसमें माइनस होगा तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे। टोटल चार्ज हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम, तो 5, 6, 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। यानी कि A की क्षमता आ जाएगा यहाँ से 6, B की क्षमता आ जाएगा 5 और C की क्षमता आ जाएगा 1। तो बोला है कि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो दोस्तों एक साथ तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 6 + 5 और ये माइनस का 1, यानी कि 11 और माइनस का 1, यानी कि 1 घंटे में कार्य कर रहे हैं 10 यूनिट और करना कितना है 30 यूनिट। यानी कि 10 बराबर में हो जाएगा 30 तो 1 बराबर में हो जाएगा 30/10, यानी कि ये कर जाएगा 3 बार में। क्योंकि अगर सभी नलों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाएगा तो वो टंकी जो है वो 3 घंटे में भर जाएंगे। इसलिए ऑप्शन C को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6% की वार्षिक दर से 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे मिश्रधन, कि मिश्रधन बराबर में होता है मूलधन इंटू 1 + R/100 के पावर T। यहाँ से मिश्रधन बराबर में हो जाएगा 25,000 इंटू का 1 + 6/100 के पावर T कितना है 2 वर्ष है। तो एक आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100, ये 50 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि अमाउंट बराबर हम लिख सकते हैं 25,000 इंटू का 50 + 3 यानी कि 53/50 इंटू का 53/50। ये दोस्तों कर जाएगा 5×25 यानी कि 2500, यहाँ से बढ़ जाएगा 10, यानी कि अमाउंट बराबर में आ गया हमारा 10 इंटू 53 × 53। तो ये दोस्तों होता है 2809। तो दोस्तों अगर गुना करते हैं 53 को और 53 को, 33 के 9 और ये 25 15 और 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 5×25 और 3 28, यानी कि 2809। ये दोस्तों गुना करने पर आ जाएगा 28,090 रुपया। यहाँ से पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ से CI बराबर में आ जाएगा मिश्रधन कितना है, इनकी अमाउंट 28,090 रुपया और मूलधन है 25,000। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में आ जाएगा 3,090 रुपया। इसलिए ऑप्शन B को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको एक तो और तरीका से बना सकते हैं
वो तरीका है दोस्तों कि पहले दिया है रेट 6%, रेट दिया है 6% और प्रिंसिपल दिया इनके मूलधन दिया है 25,000। तो दोस्तों 25,000 को हम लोग निकालेंगे पहले 6%, क्योंकि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है। यहाँ से हो जाएगा एक वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 25,000 का 6%। ये दोस्तों हो जाएगा 25 छः का 150, यानी कि 1500 एक वर्ष का साधारण ब्याज, और ये हो जाएगा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर लगने वाला ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, क्योंकि फिर 1500 का लगेगा 6% ब्याज। यहाँ से निकाल लेंगे 1500 का 6%, यहाँ से इसको लग जाएगा 15 छः का 90, यानी दूसरे वर्ष के अंत में उसके ब्याज हो जाएगा 90 रुपया। यहाँ से टोटल सी हो जाएगा कि 15 15 दूनी 30, यानी 3000 प्लस 90, यहाँ से आ जाएगा 3090 रुपया, और यही आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जैसे आपका मन होगा वैसे आप बना लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है कि छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। क्या से पूछा है 2 और 4 का एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सअभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। तो दोस्तों सअभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वह केवल और केवल 1 होता है। तो देखते हैं किस संख्या में एचसीएफ 1 है। यहाँ से ऑप्शन ए में 39 और 65, यानी कि 1 कर जाएगा 13 3 39 और 13 5 65, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13, यानी कि ये हमारा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी में है कि 14 और 21, यानी कि ये कट जाएगा 7 दून 14 और 17 21, यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। और ऑप्शन सी में 6 और 35, तो इसका दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि 6 जो है और 35 ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √2 माइनस √3 या एक कैसी संख्या है। यह दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रम से 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं का पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्स ए और बी पूरी तरह से भर जाए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे अधिकतम पैकेट रखने के लिए जो जगह हो जाएगा वो हो जाएगा 85 और 68 का एचसीएफ। तो 85 और 68 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 68 भागा 85, ये 68 एकम 68, ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा यानी कि 7, और 7 में 6 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 68, 17 चौके 68, क्योंकि हमारा एचसीएफ आ जाएगा 17, यानी कि अधिकतम पैकेट रखने जा सकने वाले नगों की संख्या आ जाएगा 17, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है।
उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह है 100 रुपया। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, कि मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 गुने में कितना अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, 40% अधिक, यानी कि 140 बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा इसका अंकित मूल्य 140 रुपया। और क्या दोस्तों बोल रहा है कि उस पर 20% की छूट देता है। डिस्काउंट बराबर कितना दिया है, 20%। ये 20% किस पर डिस्काउंट दिया है, मार्केट प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से डिस्काउंट बराबर में हो जाएगा 140 गुने में 20 बटा में 100। ये दो जो कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 28 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि उसका अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 28 घटाएंगे क्योंकि अंकित मूल्य पर 28 रुपये का छूट दे रहा है। ये हो जाएगा 28 और 2 30, 30 और 10 40, और ये 1 यानी कि 112 रुपये उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि उसके कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ कितना हो रहा है, खरीदा था 100 रुपया में और बेच रहा है 112 रुपया में, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 12 रुपया का। और किससे हो रहा है, तो वो हो रहा है 100 रुपया से। गुने में हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, इनके यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ गया 12%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। इनके वृत्त का जो व्यास है, इनकी डी है, वो बराबर है समबाहु त्रिभुज के भुजा के, यानी कि ए के। यहाँ से आर बराबर में हो जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या बराबर में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के भुजा बटा में 2। यहाँ से पूछा वृत्त के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ से क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर में हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल की पाई आर स्क्वायर, अनुपात क्या हो जाएगा √3 बटा में 4, इनके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3 बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितना है, आर है ए बटा में 2, यहाँ से हो जाएगा पाई गुने में आर बटा ए बटा में 2, इनकी ए स्क्वायर बटा में हो जाएगा 4, और अनुपात क्या हो जाएगा √3 बटा में 4 इंटू का भुजा स्क्वायर, इनकी ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ऐसे 4 से 4 कैंसिल आउट, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया पाई अनुपात √3। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यानी ए जो है वो कार्य कर रहा है 20 दिनों में और बी उसी कार्य को कर रहा है 24 दिनों में। तो इन दोनों के टोटल कार्य निकाल देंगे कि टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 120। तो ए का क्षमता आ जाएगा 6 और बी की क्षमता आ जाएगा 5, जिसमें कि ए और बी जो है वो 10 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन ए काम छोड़ देता है। तो पहले ए और बी को 10 दिन तक काम करा लेते हैं। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6 और 5 11। तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में करेंगे ये 11 गुने में 10, यानी कि 110 काम। तो 110 काम पहले इसको घटा देते हैं, तो बच रहे कितना, बच रहा है 10 काम। और यही 10 काम जो शेष बच रहा है वो कर रहा है बी, क्योंकि ए जो है और 10 दिनों के बाद साथ में कार्य करने के बाद छोड़ दे रहा है। यहाँ से बी की क्षमता कितना है 5 है और काम कितना करना है 10, तो एक बराबर में हो जाएगा ये 5 दूनी 10, यानी कि बी जो है वो शेष काम को कर लेगा 2 दिनों में। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से दिया है लॉस बराबर में माइनस का 5%,
क्योंकि 5% की हानि हो रहा है, और दूसरा परसेंट दिया है 5% का लाभ हो रहा है, इनके 5% का लाभ हो रहा है, तो इस व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि इन दोनों का अंतर दिया है 5 रुपया, तो परसेंट में कितना अंतर हो जाएगा? परसेंट में अंतर हो जाएगा 10% का। 10% का मान दिया है 5 रुपया, यहाँ से 1% का मान हो जाएगा ये 5 गुनी 10, यानी कि 1/2। यहाँ से 100 पे निकाल देंगे, 100% बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने में 100, यानी कि 50 रुपया। यहाँ से आ गया हमारा क्रय मूल्य 50 रुपया, क्योंकि कोई भी क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 24 और 144 का एसीएफ जो है वह 10p + 4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 24 और 144 का जो एसीएफ है वो है प्रश्न के अनुसार 10p + 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24 और 140 का एसीएफ, तो 24 और 140 का एसीएफ आ जाएगा यहाँ से ये कर जाएगा 6 बार में, 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, एसीएफ यहाँ से हमारा आ गया 24। 24 बराबर में दिया है 10p + 4, यहाँ से 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 24 - 4 बराबर में 10p, यहाँ से हो जाएगा ये 20 बराबर में 10p, तो एक जो से एक जीरो कैंसिल आउट, कि p बराबर यहाँ से हमारा आ गया 2, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली अभाज्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, दूसर का 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और फिर हो जाएगा 37। जैसे माध्य बोला है तो माध्य बराबर में हो जाएगा टोटल परिणामों का योग और बटम टोटल परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणामों की संख्या कितना है? वह है 12, और टोटल परिणामों का योग देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो टोटल परिणामों का योग आ जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, और ये हो जाएगा 20 30 50, 50 और 10 60, 60 और 30 90 और 7 97, यानी कि 197 आ जाएगा टोटल परिणामों का योग। यहाँ से दोस्तों कटाएंगे, ये आ जाएगा 12 एकम 12, यानी कि 7, ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 12 5 60 बर 6 72, 5 दशमलव बैठेगा, यहाँ से हो जाएगा 50 कि बर चौक 48, तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 12 एकम 12, फिर 8, तो फिर हो जाएगा बर 6 72, यानी कि लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा 16.42, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर में 6 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि x + 1/x बराबर यदि a दिया रहेगा तो x² + 1/x² बराबर पूछता है, इसका हो जाता है a² - 2। यहाँ से a का मान कितना दिया है? a का मान दिया है 6, यहाँ से हो जाएगा x² + 1/x² बराबर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर - 2, यहाँ से हो जाएगा 6 1 36 - 2, यानी कि आ जाएगा x² + 1/x² का मान हो जाएगा 34, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इसको बेसिक से ही बना सकते हैं, यानी कि x + 1/x बराबर में 6 दिया है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x
का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये दोस्तों हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी बराबर में ये आ जाएगा 36, यानी कि ये हो जाएगा एक्स ले एक्स कैंसिल आउट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर में आ गया 36। ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 36 में से 2 जाएगा 34। तो दोस्तों ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जैसे आपका मन होगा वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु जो है वो 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है और इन तीनों की औसत आयु जो है वो 34 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का औसत कितना है, वो है 23 वर्ष। यहाँ से जोग कितना हो जाएगा, यहाँ से जोग हो जाएगा 23 गुने में 2 यानी कि 46। ये 20 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा इसका जोग वो हो जाएगा 46 और प्लस का हो जाएगा 20 पत्नी का और फिर 20 पति का, यानी कि प्लस का 40। यहाँ से आ जाएगा वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का जोग 86 वर्ष। और आगे प्रश्न में दिया है कि पति पत्नी और उनका पुत्र है, यानी कि पत्नी और पुत्र का आयु का औसत दिया है 34 वर्ष। यहाँ से जोग कितना हो जाएगा, जोग हो जाएगा 34 गुने में 3। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 4 × 12 3 का 9 और 1 10, यानी पति पत्नी और पुत्र का वर्तमान योग आ गया 102 वर्ष। और यहाँ से आया पति और पत्नी का वर्तमान आयु का योग आया है 86 वर्ष। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से पति पत्नी और पुत्र में से अगर पति पत्नी का उम्र घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा पुत्र का वर्तमान उम्र। यहाँ से हो जाएगा पुत्र का वर्तमान उम्र यानी कि आयु हो जाएगा वो 102 माइनस का 86। ये दोस्तों घट जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6 और ये 9 में से 8 जाएगा 1। इनके पुत्र की आयु आ गया 16 वर्ष, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है tan 5 डिग्री इंटू का tan 25 डिग्री इंटू का tan 45 डिग्री इंटू का tan 65 डिग्री और इंटू का tan 85 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये 1 कैसे हो गया, ये हो गया इस मान के tan 5 डिग्री है। तो दोस्तों अगर हम इसको लिखते हैं कि tan 90 माइनस 85, ये दोस्तों हो जाएगा tan 5 डिग्री और होता है दोस्तों tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है cot थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा cot 85 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से होता है cot थीटा बराबर में 1 बटा में tan थीटा। 85 डिग्री लिख सकते हैं या tan या 1 बटा में tan 85 डिग्री। तो ये और ये कट जाएगा, तो दो टैनों का जो अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि 1। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है √3 माइनस √2 इंटू का √3 प्लस में √2, यानी यह दिया है a माइनस बी इंटू का a प्लस बी। तो दोस्तों इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a के जगह पर कितना है √3 है और b के जगह पर है √2।
तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो 3 माइनस का 2, यहाँ से आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि साइन 3 थीटा बराबर में cos थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है साइन 3 थीटा बराबर में cos थीटा माइनस 6 डिग्री। तो दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा बराबर में cos थीटा माइनस 6 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। ये दोस्तों cos ले cos कैंसिल आउट और यहाँ पर बच गया हमारा 90 माइनस 3 थीटा बराबर में थीटा माइनस का 6 डिग्री। यहाँ से थीटा को इधर के जाएंगे और 6 डिग्री को इधर लेकर आएंगे। इनकी ये हो जाएगा 90 प्लस का 6 बराबर में थीटा प्लस का 3 थीटा, यानी कि 96 बराबर में आ जाएगा 4 थीटा। ये कर जाएगा 24 बार में, तो थीटा बराबर में आ गया 24 डिग्री। और यही थीटा का मान पूछा था, यहाँ से आ गया 24 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जब दिया रहेगा साइन 3 थीटा और इनकी साइन और कॉस दिया रहेगा तो उसको थीटा का योग 90 डिग्री के बराबर कर देंगे, यानी कि 3 थीटा प्लस का थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 4 थीटा बराबर में 90 और प्लस का हो जाएगा 6। ये थीटा बराबर में आ जाएगा 96/4, ये थीटा बराबर में हो जाएगा 24 डिग्री। तो दोस्तों ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22 और 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, यानी कि पहले होगा छोटा, सबसे छोटा कौन है 13 है, उसके बाद कौन है उससे बड़ा है 14, तो 14 दो बार है, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 17, 17 3 बार है, उसके बाद कौन सा है उसके बाद है 22। दोस्तों यहाँ से देख लेते कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल संख्याएं जो है वो 9 ठो है। ठीक है, यहाँ से माध्यिका बोला है, तो माध्यिका बराबर में होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 इधर से कट गया और इधर से 1 2 3 4, यानी कि ये इधर से कट गया। यहाँ से आ जाएगा माध्यिका हमारा 16। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। या फिर होता है n + 1/2, यहाँ से कितना है टोटल संख्या 9 है, कि 9 + 1/2, यहाँ से हो जाएगा 9 और 1 10/2, यानी कि 5वां संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यिका। तो 5वां संख्या कौन सा है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले यहाँ से निकाल लेंगे 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग, कि माध्य बराबर है हम जानते हैं कि होता है टोटल परिणामों का योग और बटा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी कि 10 समप्राकृतिक संख्या का योग जो होता है वह होता है n × n + 1। यहाँ से n का जवाब कितना है 10 है, क्योंकि 10 × का 10 प्लस का 1, यहाँ से जगह 10 गुने में 11, यानी कि 110। 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 110। यहाँ से हो जाएगा माध्य बराबर में
110 और टोटल कितनी संख्या है वो है 10, इनके बटे में हो जाएगा 10। यहाँ से एक 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 10 समपाकृत संख्याओं का माध्य 11। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वह है x। तो बोला कि एक संख्या यानी कि x जो है वो स्वयं के यानी कि x का 25% से 60 अधिक है। यहाँ से हो जाएगा 25 चौक के 100, यानी कि x बराबर में आ जाएगा x बटा में 4 प्लस का 7। तो x बाई 4 पे इधर के जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x बटे में 4 बराबर में 60। तो एलसीएम हो जाएगा यानी कि 4x माइनस x बटे में 4 बराबर में आ गया 60। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3x बटे में 4 बराबर में 60, ये कट जाएगा 20 बार में और ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। x बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ से 20 गुने में 4 यानी कि 20 चौके 80। तो वो संख्या जो है वह है 80। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई है और मई में इसमें 20% की कमी आई है। तो अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ है। तो दोस्तों जब भी देखेंगे 2% इसको बना देंगे हम प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, यानी कि वृद्धि क्या आएगा तो प्लस करेंगे और कमी क्या आएगा तो माइनस करेंगे। यहां से लिखेंगे अप्रैल के आरंभ में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ है। यहां से दोस्तों हो जाएगा पहले कितना है 25% की वृद्धि, यानी कि पहले हो जाएगा 25 और फिर हो जाएगा माइनस का 20% की कमी और प्लस माइनस के गुना माइनस कि 25 गुने में 20 और बटे में हो जाएगा 100। ये दोस्तों हो जाएगा 25 में से 20 जाएगा यानी कि 5 और ये माइनस का हो जाएगा, ये 25 चौक 100 और ये 4 5 20 यानी कि माइनस का हो जाएगा 5। यहाँ से हो जाएगा 0%, यानी कि यह जो है वो समान था। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार आहाती की त्रिज्या जो है वो 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है r बराबर में 35 मीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में होता है 36 r बटा में 7। यहाँ से 36 r कितना है 35 और बटे में हो जाएगा 7, ये कर जाएगा 7 5 35। यहाँ से अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि परिधि आ जाएगा 5 6 30 5 15 3 18 यानी कि 180 मीटर। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से दिया है ट्रेन की चाल, वह दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम पूछा है सेकंड में, यानी कि इसकी चाल को बदलना पड़ेगा हमको मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5 बटा में 18 से, ये कट जाएगा 18 चौके 72। तो ट्रेन की चाल लगेगा यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकेंड। और ये दोस्तों पुल को पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा ट्रेन की लंबाई प्लस की पुल की लंबाई को पार करने में जितना समय लगेगा वही समय हो जाएगा पुल को पार करने में समय। यहाँ से हो जाएगा पुल को पार करने में लगा समय वह हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई और बटे में हो जाएगा t। और ट्रेन की चाल कितना दिया है वह दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 20 बराबर में 6 2 800 बटे में t।
तो ये कर देगा दोस्तों 20 चौकी 80 यानी कि 40 सेकेंड। यहाँ से ट्रेन को पुल को पार करने में लगा समय आ गया 40 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपका पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक NKY GK मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो क्लास का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको किसी भी बुक का PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।